सितारा कोचिंग तारानगर की ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। जिस प्रकार दोस्तों मेवाड़ के गोहिल वंश को आगे बढ़ाते हुए पीछे की कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह। समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह, कुंभकर्ण। दो पुत्र थे, समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और इसने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना किए थे। अब मेवाड़ का जो शासक रहता है वो रतन सिंह रहता है, क्योंकि कुंभकर्ण नेपाल में चला गया, रतन सिंह मेवाड़ का शासक रहता है। तो दोस्तों आज हम परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट मेवाड़ के इतिहास से रतन सिंह की कथा आपकी सेवा में पेश है। रतन सिंह दोस्तों, रतन सिंह का शासनकाल 1301 से 1303 तक है। 1301 से 1303, 1301 से लेकर 1303 तक मेवाड़ का शासक रतन सिंह था। इतिहास में यह बताया गया है कि रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था। तो रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह को माना गया है। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था। जिस प्रकार आगे बढ़ाते हुए जब रतन सिंह मेवाड़ का शासक था, जब रतन सिंह मेवाड़ का शासक था, जब रतन सिंह मेवाड़ का शासक था, उसी समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। उसी समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था। तो रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का शासक था। साम्राज्यवादी नीति का शासक बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी किस नीति का शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के एक पुत्र था जिसका नाम खिर्ज खां था। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था जिसका नाम खिर्ज खां था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक इतिहासकार था जिसका नाम अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रमुख इतिहासकार अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम खजाइनुल फतुह। इस पुस्तक की रचना की थी। इसी पुस्तक को तारीख ए अलाई कहते हैं। तारीख ए अलाई खजाइनुल फतुह पुस्तक थी।
इसी पुस्तक को तारीख ए अलाई कहते हैं। यानी खजाइनु फतवे या तारीख ए अलाई, इसका लेखक अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक इतिहासकार का कार्य करता था, अर्थात इतिहासकार था। अब क्या हुआ, सबसे पहले कि दोस्तों श्रीलंका देखो दोस्तों, आपकी ये पार्ट अवश्य ही आपकी समझ में आएगा, इतना मेरे को विश्वास है। और इसी पार्ट से अवश्य ये एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछेगा। आपका 100% जो रतन सिंह के शासनकाल से जो प्रश्न आएगा वो आपका सही होगा। जिस प्रकार श्रीलंका का प्राचीन नाम सिहल द्वीप था। सिहल द्वीप, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिहल द्वीप था। श्रीलंका का एक शासक था जिसका नाम गंधर्व सेन था। गंधर्व सेन, श्रीलंका का एक शासक था जिसका नाम गंधर्व सेन था। इस गंधर्व सेन के एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मिनी था। पद्मिनी। गंधर्व सेन के एक भाई था जिसका नाम गोरा था। जिस प्रकार गंधर्व सेन का भाई यानी गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी और गंधर्व सेन का भाई गोरा, तो इसका मतलब पद्मिनी का ये चाचा था गोरा। और एक भाई था जिसका नाम बादल था। जिस प्रकार श्रीलंका का प्राचीन नाम सिहल द्वीप का एक शासक था जिसका नाम गंधर्व सेन था। गंधर्व सेन की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मिनी था। पद्मिनी के चाचे का नाम गोरा था और उसके भाई का नाम बादल था। अर्थात पद्मिनी के साथ गोरा और बादल का क्या रिश्ता था, तो पद्मिनी के साथ गोरा और बादल का, जिस प्रकार गोरा तो उनका चाचा था और बादल उनका भाई था। दोस्तों क्या हुआ कि गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह मेवाड़ के शासक रतन सिंह के साथ किया था। विवाह रतन सिंह के साथ किया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग इनकी बातें बताई गई हैं। जिस प्रकार अमीर खुसरो क्या बात बताता है और मलिक मोहम्मद जैसी क्या बात बताता है, हीरानंद ओझा इनके बारे में क्या बताता है और गौरी शंकर ओझा भी इनके बारे में क्या बताता है, वो सभी बातें आपको मैं आज बताऊंगा। जिस प्रकार पद्मिनी का विवाह रतन सिंह के साथ हुआ। पद्मिनी जब श्रीलंका में जब छोटी अवस्था में थी तो उन्हें पक्षी पालने का बड़ा शौक था। जब पद्मिनी श्रीलंका में छोटी अवस्था में थी तो उसे पक्षी पालने का बड़ा शौक था। इसने एक पक्षी को पाला था जिसका नाम इतिहास में हीरामन तोता था। हीरामन तोता। अब क्या हुआ, इस पक्षी के साथ पद्मिनी का अत्यधिक लगाव हो गया और जैसे ही शादी के अवसर पर पद्मिनी श्रीलंका को छोड़कर अपने ससुराल चित्तौड़गढ़ में आई तो इस पक्षी को श्रीलंका से आते समय वो मेवाड़ साथ में लेकर आती है। तो इसी हीरामन, इसे टुईया पक्षी भी कहते हैं। टुईया पक्षी इसी को कहते हैं। इसी को हिंदुओं का आकाशलोचन भी कहते हैं। आकाशलोचन, इसे हिंदुओं का आकाशलोचन भी कहते हैं। जिस प्रकार श्रीलंका का प्राचीन नाम सिहलद्वीप मिलता है। सिहलद्वीप का एक शासक था जिसका नाम गंधर्व सेन था। गंधर्व सेन की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मिनी था। गोरा और बादल, गोरा पद्मिनी का चाचा था जबकि बादल पद्मिनी का भाई था। पद्मिनी ने जब छोटी अवस्था में एक पक्षी के साथ लगाव किया जिसका नाम हीरामन तोता था। हीरामन तोते को ही टुईया पक्षी कहते हैं।
इसी को हिंदुओं का आकाश लोचन पक्षी भी कहते हैं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में अपनी सुंदरता के लिए राजस्थान के इतिहास में अपनी सुंदरता के लिए पद्मिनी प्रसिद्ध थे। राजस्थान के इतिहास में अपनी सुंदरता के लिए पद्मिनी प्रसिद्ध थे। अब क्या हुआ कि शेरशाह सूरी के दरबार में एक इतिहासकार था जिसका नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। मलिक मोहम्मद जैसी। एंड शेरशाह सूरी के दरबार में एक कवि था जिसका नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। और मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा में एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम पद्मावत था। पद्मावत यानी मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा में एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम पद्मावत था। पद्मावत पुस्तक की रचना 1540 में हुई थे। 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी, जिस प्रकार शेरशाह सूरी का दरबार में दरबारी कवि था मलिक मोहम्मद जैसी अवधी भाषा का एक कवि था। इसने पद्मावत पुस्तक की रचना की थी। पद्मावत पुस्तक की रचना 1540 में हुई थी। 1540 में। अब इस पद्मावत पुस्तक के अनुसार क्या बताता है ये कि एक दिन क्या हुआ कि हीरामन पक्षी और उड़कर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया। अलाउद्दीन खिलजी के सामने हीरामन पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख करता है, अर्थात पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन हीरामन तोते ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया था। अतः अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए 28 जनवरी 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए 28 जनवरी 1303 में मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में इसने आक्रमण किया था। अब दोस्तों परीक्षा में पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर 28 जनवरी 1303 में आक्रमण किया था। यानी अलाउद्दीन जिस प्रकार परीक्षा में आते हैं, जिस प्रकार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के शासक रतन सिंह पर आक्रमण क्यों किया था। यानी जब पद्मावत पुस्तक के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से, पद्मावत के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण क्यों किया था, तब हम लिखेंगे कि पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। ये पुस्तक के अनुसार है, इसी पुस्तक के अनुसार है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए मेवाड़ के शासक रतन सिंह पर आक्रमण किया था। अब दोस्तों रतन सिंह के दरबार में एक रतन सिंह के दरबार में एक संगीतकार था जिसका नाम राघव चेतन। रतन सिंह के दरबार में एक संगीतकार था जिसका नाम राघव चेतन था। अब हीरानंद ओझा के अनुसार एक दिन अंधविश्वास की बातों को लेकर
अंधविश्वास की बातों को लेकर रतन सिंह ने भरी सभा में राघव चेतन को अपमानित किया था। एक दिन हीरानंद ओझा के अनुसार एक दिन रतन सिंह ने राघव चेतन को भरी सभा में अपमानित किया था कोई अंधविश्वास की बात को लेकर, जिसके कारण ये राघव चेतन नाराज हो गया। और नाराज होने के कारण राघव चेतन नाराज होकर और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया और अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए राघव चेतन ने प्रेरित किया था। ये इतिहासकार हीरानंद ओझा के अनुसार है। जबकि पद्मावत के अनुसार इसने अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए रतन सिंह पर आक्रमण किया था, जबकि हीरानंद ओझा के अनुसार राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। अब दोस्तों तारीख ए अलाई इस पुस्तक के अनुसार यानी इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है दोस्तों कि अमीर खुसरो ने तारीख ए अलाई इस पुस्तक में ये लिखा हुआ था कि न तो राघव चेतन का कोई रोल था इस बातों में, न पद्मिनी का कोई विशेष वर्णन नहीं था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति के तहत यानी तारीख ए अलाई पुस्तक में ये लिखा हुआ है, तारीख ए अलाई पुस्तक में अमीर खुसरो ने यह लिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ पर आक्रमण किया था, जबकि पद्मिनी और राघव चेतन का इसमें कोई भी इसका उद्देश्य नहीं था। न तो पद्मिनी को प्राप्त करना था और न राघव चेतन के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर लिया। चित्तौड़गढ़ को जीत लिया इसने, लेकिन चित्तौड़गढ़ के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में एक दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ये अधिकार करता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ये अधिकार कर लेता है 26 अगस्त 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार 26 अगस्त 1303 में किया था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कब किया था? 28 जनवरी 1303। अब अलाउद्दीन खिलजी, जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था, तो 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करता हुआ अर्थात चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए रतन सिंह ने केसरिया किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए रतन सिंह ने केसरिया किया और रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने जोहर किया था। केसरिया और जोहर दोस्तों जब एक साथ होता है तो इतिहास में उसे साका कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1303 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1303 में हुआ था। अब चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया दोस्तों चित्तौड़गढ़ पर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम खिरिज खां था। अलाउद्दीन खिलजी अधिकार करने के बाद, चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद स्वयं दिल्ली चला गया और चित्तौड़गढ़ का शासक अपने पुत्र को बना दिया, जिसका नाम था खिजर खां। इस बात का उल्लेख कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का शासक अपने पुत्र खिरज खां को बनाया था, तथा चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर इसने खिरजावाद रख दिया था। खिरजावाद।
अब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कब रखा था? तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो खिरजाबाद नाम रखा था। इस बात का यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके चित्तौड़गढ़ का नाम खिरजाबाद रखा था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो जिस प्रकार दाहिबा पीर दोस्तों, दाहिबा पीर, जिस प्रकार दाहिबा पीर, तो दाहिबा पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में दाहिबा पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में है। इस दरगाह की दीवार पर लिखा हुआ है, यानी दाहिबा पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में है, दाहिबा पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में है। और इस दरगाह पर यह लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके चित्तौड़गढ़ का नाम खिरजाबाद रखा था। ये इसका उल्लेख दाहिबा पीर की दरगाह में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में अपने नाम का एक मकबरा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में अपने नाम का एक मकबरा बनवाया था। अर्थात परीक्षा में पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा चित्तौड़गढ़ में है, जबकि अलाउद्दीन की दरगाह जालौर में है। अलाउद्दीन की दरगाह जालौर में, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा चित्तौड़गढ़ में, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तिजारा अलवर में है। अब इसमें हमें पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में एक मकबरा बनवाया था, अपने नाम का एक मकबरा बनवाया था। और उस मकबरे पर स्वयं के बारे में ये लाइन लिखता है कि मैं संसार का, अलाउद्दीन खिलजी अपने बारे में, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के मकबरे पर, चित्तौड़गढ़ के मकबरे पर, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के मकबरे पर, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के मकबरे पर स्वयं के बारे में लिखता है कि मैं समय का सूर्य हूँ, कि मैं समय का सूर्य, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने के बाद चित्तौड़गढ़ में अपने नाम का एक मकबरा बनवाया था। उस मकबरे पर यह लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी को समय का सूर्य, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहते हैं। उसी मकबरे पर फिर लिखा हुआ है, अपने बारे में यह लिखता है कि जब तक काबा दुनिया में कायम रहेगा, जब तक काबा दुनिया में कायम रहेगा तब तक सिकंदर सानी का राज्य कायम रहेगा। यानी जब तक काबा दुनिया में कायम रहेगा तब तक सिकंदर सानी का राज्य कायम रहेगा। सिकंदर सानी का अर्थ अलाउद्दीन खिलजी है। अब देखो इसमें अपना नाम बदल दिया। अब इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि इनके बारे में कौन कौन से। अब ये रतन सिंह के बारे में, जिस प्रकार सबसे पहले रतन सिंह मेवाड़ का शासक था, उसी समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम खिरजकां था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक इतिहासकार था जिसका नाम अमीर खुसरो था। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है तो चित्तौड़गढ़ के युद्ध में और अलाउद्दीन खिलजी के साथ मौजूद इतिहासकार अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम खजाइनु फुतुह था। इसी पुस्तक को तारीख-ए-अलाई कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध का उल्लेख, बहुत अच्छा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध का उल्लेख, चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध का उल्लेख, चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध का उल्लेख कौन सी बुक में मिलता है? तो चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध का उल्लेख, चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध का उल्लेख तारीख-ए-अलाई पुस्तक में मिलता है। तारीख-ए-अलाई पुस्तक में मिलता है। इधर दोस्तों श्रीलंका है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिहलदीप था। सिहलदीप का एक शासक था जिसका नाम गंधर्वसेन था। गंधर्वसेन की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मिनी था। पद्मिनी का गोरा और बादल, यानी पद्मिनी का चाचा गोरा था और बादल पद्मिनी का भाई था। अब जिस प्रकार ये रतन सिंह मेवाड़ का शासक है, रतन सिंह के दरबार में एक संगीतकार था जिसका नाम राघव चेतन था। अब क्या काम हुआ, जिस प्रकार एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं इसके।
तो चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा है, चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा है 1303 में जो प्रथम शाखा हुआ, इसमें गोरा और बादल भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। अर्थात चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में ये गोरा और बादल रतन सिंह के दो सैनिक थे। गोरा और बादल रतन सिंह के दो सैनिक थे जो प्रथम युद्ध में, चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार इसी का प्रश्न आ जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किसका दरबारी कवि था? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह सूरी का दरबारी कवि था। मलिक मोहम्मद जैसी कौन सी भाषा का कवि था दोस्तों? तो ये अवधी भाषा का कवि था। मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो पद्मावत। इस पुस्तक की रचना 1540 में हुए थे। इस पुस्तक की रचना 1540 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर चित्तौड़गढ़ का नाम खिलजाबाद रखा था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? दाइबा पीर की दरगाह। दाइबा पीर की दरगाह कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। दाइबा पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में। अच्छा दोस्तों, गोरा और बादल दो महल भी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्गों का अलग बिंदु लेके चलेंगे, तब आपको दुर्गों के बारे में इसका एक बार फिर अध्ययन करेंगे हम। जिस प्रकार दोस्तों अब इनसे हम पढ़ते हैं कि आज तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं में इन रतन सिंह के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इन रतन सिंह के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन किए गए, उन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार हम इनका अध्ययन करेंगे, रतन सिंह के शासनकाल से संबंधित, रतन सिंह के शासनकाल से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए आज तक के प्रश्न, आज तक के क्वेश्चन। जिस प्रकार पूछा गया था सबसे पहला क्वेश्चन, पद्मिनी के तोते का क्या नाम था? पद्मिनी के तोते का क्या नाम था? दोस्तों ये प्रश्न पद्मिनी के तोते का क्या नाम था, ये प्रश्न पूछा गया था। पद्मिनी के तोते का क्या नाम था, ये प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी 2008 में। बीएसटीसी के पेपर में पूछा गया था कि पद्मिनी के तोते का क्या नाम था। तो दोस्तों हमें अभी पढ़ा है कि पद्मिनी के तोते का नाम हीरामन था। क्या नाम था? हीरामन। उसके बाद में सेकंड प्रश्न इसी बिंदु से फिर पूछा गया था कि पद्मिनी की कथा को किसने लोकप्रिय बनाया था? यानी पद्मिनी की कथा को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था पटवार 2011 में। पटवार 2011 की वैकेंसी में ये प्रश्न पूछा गया था कि पद्मिनी की कथा को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो दोस्तों पद्मिनी की कथा को मलिक मोहम्मद जैसी ने लोकप्रिय बनाया था। यानी ये प्रश्न परीक्षा 2011 में पटवार की वैकेंसी में पूछा गया। जिस प्रकार अब इनके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि रतन सिंह, मेवाड़ का शासक रतन सिंह किस वंश का शासक था? ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ये प्रश्न 2010 में सेकंड ग्रेड अंग्रेजी या इंग्लिश यानी रतन सिंह किस वंश का शासक था? तो ये प्रश्न 2010 में पूछा गया था, अंग्रेजी सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया था। तो दोस्तों रतन सिंह पढ़ रहे हैं, गोहिल वंश का शासक था। गोहिल वंश का शासक था रतन सिंह। यानी रतन सिंह कौन से वंश का शासक था? तो रतन सिंह गोहिल वंश का शासक था। इसके बाद में और भी आपको मैं बता रहा हूं, थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था कि पद्मिनी
किस शासक की पत्नी थे? किस शासक की पत्नी थे? तो दोस्तों पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थे, यानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? थर्ड ग्रेड टीचर 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसी के बाद में 2013 के अंदर उसी परीक्षा में फिर पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर प्रथम आक्रमण 1303 में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 में किया था। इसी के बाद आगे पढ़ते हैं। तो ये जो इन्हीं बिंदु से आए हुए परीक्षाओं में प्रश्न है। जिस प्रकार एक मजनिक नामक प्रश्न आता है इसमें, मजनिक क्या है? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तो ये मजनिक नामक उपकरण के द्वारा ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पत्थर फेंके थे। अर्थात मजनिक पत्थर फेंकने का उपकरण था, अलाउद्दीन की सेना के सैनिकों के पास था ये। इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न पूछा गया चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये प्रश्न आया था ग्राम सेवक 2011 की वैकेंसी में। ग्राम सेवक 2011 की वैकेंसी में प्रश्न आया था कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार मौजूद था? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो इतिहासकार शामिल था। यानी चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़गढ़ के युद्ध में एक इतिहासकार भी था जिसका क्या नाम था? अमीर खुसरो। अब एक भर्ती परीक्षाओं में फिर इसका भी प्रश्न पूछा गया था। एक बार फिर इनका प्रश्न पूछ लिया गया कि पद्मिनी ने जौहर कब किया? यानी पद्मिनी ने जौहर कब किया था? ये TRA की भर्ती में पूछा गया है। TRA की भर्ती 1998 में पूछा गया है। ये प्रश्न TRA की भर्ती 1998 में पूछा गया है कि पद्मिनी ने जौहर कब किया था? तो दोस्तों पद्मिनी ने जो जौहर किया था वो 1303 में किया था। 1303 में पद्मिनी ने जौहर किया था। अब परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न और भी पूछ लिए जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अब इसका भी 2014 के अंदर जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हुई थी उसी में पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ रतन सिंह के बाद का इतिहास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।